नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पेट के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम देख रहे थे। 25-25 करके हम आपको 4 पार्ट में टोटल प्रश्न करा रहे हैं। तो लास्ट वाला चौथा पार्ट सेट नंबर 1 का साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने ग्राफ पर आधारित काफी अच्छे अच्छे प्रश्न देखे थे। आज हम नया सेट स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें भी हम 25-25 करके प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पर जो प्रश्न हम देखेंगे वो आपके भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, तो 5-5 करके इस टाइप से 25 नंबर का पोर्शन जो है हम आज के इस पहले पार्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत दे रखा है वो आपको बताना है। अकबर, दारा सिकोह, जहांगीर, शाहजहां, ये 4 नाम दे रखे हैं और उनके सामने नाम दे रखे हैं। ये जो नाम दे रखे हैं वो इनके दरबार में आए थे, तो कौन नहीं आया था वो आपको यहाँ पर बताना है। तो गलत आपको यहाँ पर जो है वो छांटना है। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से सबसे पहले, अच्छा स्टार्टिंग से ही बात कर लेते हैं बिना आंसर के ही, तो रॉल्फ फिच की बात करते हैं। रॉल्फ फिच जो है ये 1583 से 1591 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाले पहले अंग्रेज व्यापारी थे। और भारत के अलग अलग जो भाग हैं उनका भ्रमण करते हुए बहुत जगह अवलोकन इन्होंने किया। और अकबर की अगर बात करें तो मुगल शासक अकबर के शासनकाल में भारत जो है वो आए थे। सर थॉमस रो, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जामों में इनका नाम देखने को मिलता है। 1615 से लेकर के 1619 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में जो है ये आने वाले दूसरे अंग्रेज जो है शिष्टमंडल के नायक थे। और गुरु टेरी जो है इनके साथ जो है ये आए थे। 3 वर्ष तक लगभग जो है ये रहे थे। और साथ ही साथ पूर्वी द्वीपों की यात्रा नामक विवरण में इन्होंने मुगल दरबार के षड्यंत्र और धोखाधड़ी का वास्तविक विवरण भी जो है वो प्रस्तुत किया है। और इन्होंने जो मुगल सम्राट जहांगीर थे इनसे भारत में अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित करने का कानूनी अधिकार भी जो है वो प्राप्त किया था। जूडान जो करके नाम लिखा हुआ है ये आपके शाहजहां के टाइम में नहीं आए थे, ये जहांगीर के ही टाइम में आए थे। तो आपको आंसर तो समझ में आ गया होगा कौन सा जोड़ा गलत है। डी वाला आपका यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा। ये जो है आपको गलत जो है वो दे रखा है। तो जूडान जो है इनका पूरा नाम जॉन जूडान था। ये भी जहांगीर के शासनकाल में 1608 से 1617 तक भारत में रुके थे। और बात करें यहाँ पर जो मनुची नाम लिखा हुआ है ये आपके एशिया माइनर और फारस की लंबी यात्रा करते हुए भारत पहुंचे थे। और भारत आकर जो दारा सिकोह यहाँ पर नाम लिखा हुआ है इनके यहाँ इन्होंने सेना में तोपची की नौकरी की थी, तोपची के रूप में नौकरी की थी। और जब दारा सिकोह की पराजय और मृत्यु हो गई थी 1659 ईस्वी में, तब इन्होंने चिकित्सक के रूप में भी यहाँ पर कार्य किया था। आंसर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि गलत आपको छांटना था। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। वास्को डी गामा, पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रल, अल्फांसो दी अल्बुकर्क या फिर सालाजार। तो पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम आपको बताना है। तो भारत में पुर्तगाली जो शक्ति है उसकी वास्तविक नींव डालने वाला जो व्यक्ति है वो देखने को मिलता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 1503 ईस्वी में पहली बार एक छोटे जहाजी बेड़े का नायक बनकर जो है ये भारत में आया था। और 1510 में अल्बुकर्क जो है इसने बीजापुर से गोवा जो है वो छीन लिया था। और भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में, जल शक्ति के रूप में पुर्तगाली उस समय जो है निकल कर आए थे। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कौन सा यहाँ पर क्रम आपका सही है। शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, ये आपको नाम दे रखे हैं। और चारों ही ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा जो है सही हो। देखिए इन चारों में शंकराचार्य तो आपके सबसे पहले आते हैं, क्योंकि वो 8वीं शताब्दी के आसपास उनका कालानुक्रम है। तो आपका शंकराचार्य वाला ऑप्शन सही होगा। बी और सी वाले जो है वो कट जाएंगे। अब ए या डी में से कौन सा सही होगा ये बताइए। अब ए और डी में से आंसर की बात करते हैं तो ए वाला आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। शंकराचार्य 8वीं शताब्दी जो है उसमें इनका कालानुक्रम है। समय की अवधि की बात करें, केरल में शंकराचार्य जी जो है इनका जन्म हुआ था। और इनके बारे में जो फेमस है वो है देश के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए थे, वो आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं। और काशी में इन्होंने अध्ययन किया था। उसके बाद नंबर आता है रामानुज का।
तो 1017 में 1017 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। और विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन जो है उसके जनक या उसके प्रवर्तक आप कह सकते हैं उसके रूप में जाने जाते हैं। और अगर बात करें चैतन्य की, तो चैतन्य आपके 1485 में बंगाल के नदिया जिले में जो है इनका टाइम पीरियड, कृष्ण भक्ति पर इन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया था। तो ये आपका ए वाला सीरियल सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये इनके बीच में और नहीं है, इनके बीच में निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, स्वामी रामानंद, दादू दयाल, कबीर, गुरु नानक, ये सब ऐसे बहुत से अलग अलग जो है वो आए थे। चौथा प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन जो है वो था। 4 नाम दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। अशोक, नागार्जुन, कनिष्क या फिर हर्ष। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जो अश्वघोष थे वो किसके समकालीन जो है वो थे। थोड़ा सा हिंट के तौर पर मैं आपको ये भी बता देता हूं, कुषाण शासक हैं जो यहाँ पर आंसर होगा। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अश्वघोष जो है ये और वसुमित्र, 2 नाम आपको याद रखने हैं, अश्वघोष और वसुमित्र, ये दोनों ही कनिष्क के जो है वो समकालीन थे। मैंने बताया कुषाण शासक जो है, कुषाण वंश के शासक जो है ये कनिष्क थे। यहाँ से एक प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है बौद्ध संगीति के संदर्भ में कौन सी बौद्ध संगीति इनके टाइम पीरियड में हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगीति जो है वो हुई थी। टोटल ही 4 थी बौद्ध संगीति, जिसमें चौथे नंबर वाली जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति वो कनिष्क के शासन काल में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो कश्मीर जो है उसके कुंडल वन में जो है वो हुई थी। शॉर्ट में ही लिख दे रहे हैं कुंडल, कश्मीर के कुंडल वन में जो है वो हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता की अगर बात करें तो वो किसने की थी, वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी। और अश्वघोष जो है, जो कि प्रश्न में नाम देख रहे हैं, ये इसके उपाध्यक्ष थे। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, बौद्ध संगीति से प्रश्न पूछा जा सकता है। 5वां प्रश्न देखते हैं, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या फिर महापद्म नंद। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। अब यहाँ पर हिंट के तौर पर मैं आपको बता सकता हूं कि नंद वंश के जो संस्थापक थे वही यहाँ का आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी वाला महापद्म नंद बिल्कुल सही हो जाएगा। पुराण के अनुसार जो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद, इनके 2 उपाधि देखने को मिलती है, एक परो परशुराम और एक और उपाधि है। पहले उसको लिख देते हैं फिर इसका अर्थ बताते हैं। तो एक और जो उपाधि है उसका नाम है सर्व छत्रांतक। सर्व छत्रांतक का अर्थ होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। महापद्म नंद जो है, इनको जो दूसरी उपाधि मिली थी वो अपरो परशुराम थी, जिसका अर्थ था दूसरे परशुराम का अवतार। तो ये 2 उपाधियां देखने को मिलती हैं। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1853 या फिर 1833। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। इस टाइप के भी प्रश्न आपको अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो धुआंधार सभी लोग लाइक जरूर करते रहिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न करा रहे हैं, इतने अच्छा एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है। तो सभी लोग लाइक अवश्य जो है वो करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन चार्टर एक्ट 1853 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के तहत कार्यपालिका और विधायी शक्तियां जो हैं उनको अलग करने का एक कदम उठाया गया था, निश्चित कदम उठाया गया था। और भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद जो है उसकी व्यवस्था जो है की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, आपका विधान परिषद चार्टर एक्ट 1853 से जो है वो संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 7वां, कि निम्नलिखित में से कौन INA अधिकारी कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शाहनवाज खान तथा कैप्टन GS ढिल्लो इनके मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में आए। 4 नाम दे रखे हैं, भूला भाई देसाई, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, गणेश वासुदेव मावलंकर।
तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि कोर्ट केस हुआ था, उसमें बचाव पक्ष के तौर पर कौन जो है वो रहे थे, उनका नाम यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका भूला भाई देसाई यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो आपका लाल किले में एक ऐतिहासिक मुकदमा स्टार्ट हुआ था, तो जो भूला भाई देसाई थे ये बचाव पक्ष के वकील की अगुवाई कर रहे थे, वही यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। अगला देखते हैं आपका 8वां प्रश्न। गांधी जी जो है उन्होंने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया? 1930 में, 1932 में, 1933 में या फिर 1934 में? तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा सही होगा। सभी तारीख आपको इनसे संबंधित पता होना चाहिए। सबसे पहली तारीख कौन सी देखने को मिलती है? 6 अप्रैल 1930 की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर जो महात्मा गांधी जी हैं, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ किया था। तो प्रश्न ये भी तो पूछा जा सकता है, जरूरी थोड़ी नहीं कब स्थगित किया गया वही पूछा जाए। तो कब आरंभ किया था, ये आपकी तारीख हो जाएगी 6 अप्रैल 1930 को। परंतु 5 मार्च 1931 के जो गांधी इरविन समझौता था, उसके उपरांत इस आंदोलन को रोक दिया गया था। और गांधी जी ने जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसके बाद फिर से 1932 में दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ किया था। परंतु जैसे से टाइम आगे बढ़ा तो सरकारी दमन वहां पर देखने को मिला, और उसके कारण 1934 में 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में भी आपको आ रही होंगी। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद किससे जो है वो संबद्ध है? 4 नाम दे रखे हैं, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या फिर लाला हरदयाल। तो देखिए जो इंकलाब जिंदाबाद है ये एक रचना है। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि रचना किसकी है। सबसे पहला प्रश्न तो यही है आपसे। तो ये रचना मोहम्मद इकबाल की रचना है। मोहम्मद इकबाल की जो रचना है, इसका पहली बार नारे के रूप में किसने यूज किया था? तो भगत सिंह ने यूज किया था। तो आंसर आपका सी वाला यहां पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उस समय जब जब भगत सिंह जी के समय में अगर बात करें, तो जब मुकदमे की सुनवाई होती थी, तो जितने भी क्रांतिकारी होते थे वो इंकलाब जिंदाबाद इस टाइप से नारा लगाते हुए अदालत में जाते थे, और जब वापस बाहर निकलते थे तो साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, सर्वहारा जिंदाबाद इस टाइप से नारे जो है वो लगाते हुए बाहर निकलते थे अदालत से। 10वां प्रश्न देखते हैं। कथन दे रखा है, कारण दे रखा है, और आपको बताना है दोनों सही हैं, और ए जो है आर का सही स्पष्टीकरण है, या फिर दोनों सही है पर आर ए जो है आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, मतलब आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, या फिर ए सही है आर गलत है, आर सही है ए गलत है। इस टाइप से आपको हर जगह ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो प्रश्न को बस ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। कथन आपका कह रहा है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। बिल्कुल था, कथन तो आपका बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि जो प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन था उसकी कमजोरी आपको देखने को मिलती थी संकीर्ण सामाजिक आधार। तो कथन बिल्कुल सही है, पर इसका रीजन दे रखा है, कारण दे रखा है कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो कारण इसका बिल्कुल गलत दे रखा है। तो केवल पहला वाला सही है, कथन वाला। यानी अगर आंसर की बात करें तो आपका सी वाला सही होगा कि ए तो सही है पर आर जो है यहाँ पर गलत है। अगला देखते हैं आपका 11 नंबर प्रश्न, जो कि पूछा गया है। पार्क लैंड वनस्पति विशेषता जो है वो किसकी है? उष्णकटिबंधीय वनों की, सवाना की, प्रेरीज की, पंपास की। तो ये जितने भी नाम यहाँ पर दे रखे हैं ये सभी घास के मैदान के नाम हैं। सभी बहुत से एग्जाम्स में आपको रिपीट होते हुए दिखते हैं। तो एक बार हम इनको जान भी लेते हैं। तो देखिए अगर बात करें सवाना की, इसकी स्थिति जो है वो आपको अफ्रीका में देखने को मिलती है, और ये जो है सवाना ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में जो है वो आता है। एक नाम देखने को मिलता है कंपोस, जो कि ब्राजील में देखने को मिलता है। एक नाम देखने को मिलता है लानोस, जो कि वेनेजुएला और कोलंबिया में देखने को मिलता है। तो ये जो नाम मैंने बताया ये सभी आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में जो है वो आते हैं।
पार्कलैंड वनस्पति विशेषता भी सवाना की है, तो बी वाला आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है इनमें आपके प्रेरीज आते हैं। प्रेरी जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वहां के घास के मैदान है। डायरेक्ट स्थिति पूछी जाती है प्रेरी कहाँ के घास के मैदान इस टाइप से। पंपास जो है वो अर्जेंटीना जो है वहां के हैं, अर्जेंट लिख देते हैं शॉर्ट में, और इसको ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं। पंप नहीं, किसी की सांस रुक रही होती है तो अर्जेंट उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ऐसे पंपास को अर्जेंट से जोड़कर याद रख सकते हैं, अर्जेंटीना। एक और आपको देखने को मिलता है डाउन्स। डाउन्स जो है आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है। एक और देखने को मिलता है, नीचे लिख देते हैं, स्टेपी। स्टेपी जो है ये घास के मैदान आपको रूस में देखने को मिलते हैं। तो ये जो सब आप देख रहे हैं ना, ये सब शीतोष्ण घास के मैदान में जो है वो, या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में जो है वो आते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर पार्कलैंड वनस्पति किसकी विशेषता है? सवाना की है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, भूकंपों की तीव्रता किसमें मापी जाती है? बेहद ही आसान सा प्रश्न है, और ये ऐसा प्रश्न है कि आपको हर जगह देखने को मिलता है। तो रिएक्टर पैमाना, डेसिबल पैमाना, पीएच पैमाना, सेल्सियस पैमाना, आंसर की बात करते हैं, रिएक्टर पैमाना आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने में मापी जाती है। अब डेसिमल किसमें से संबंधित है? तो ध्वनि जो है उसकी तीव्रता मापने की इकाई आपकी डेसिबल है। पीएच मापन जो होता है, पीएच पैमाना जो होता है, वो कोई विलयन जो होता है उसकी प्रकृति का पता लगाया जाता है कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो अम्लीयता और क्षारीयता की प्रकृति पीएच पैमाने से पता लगाते हैं। सेल्सियस जो है ये पैमाना ताप यानी कि टेम्परेचर से जो है वो संबंधित है। अब आपको यहाँ पर एक और चीज पता होना चाहिए, जो पीएच पैमाना है, यहाँ पर जो स्केल होती है वो आपकी 1 से लेकर 14 तक होती है, जिसमें 7 जो है आपका न्यूट्रल हो जाता है, और 7 से अगर कम में जाएंगे, आपको मेन जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि ये पूरी स्केल है, 7 से अगर कम में जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति जो है वो आपको देखने को मिलती है, और अगर 7 से ज्यादा की तरफ जाएंगे तो क्षारीय प्रकृति देखने को मिलती है। एक पॉइंट ये पता होना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, जैसे कि ब्लड, रक्त, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जल का पीएच मान 7 होता है, दूध का पीएच मान 6.4 होता है, नींबू का 2.4 होता है, NaCl का 7 होता है, शराब का 2.8 होता है। ऐसे ही अलग अलग बहुत से होते हैं, आंसू का 7.4 होता है। तो ऐसे बहुत से होते हैं जो आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक तरफ एल्यूमिनियम कंपनी दे रखी है और एक तरफ उनकी स्थिति दे रखी है, आपको बताना है यहाँ पर सही जो है वो कौन सा होगा। अब यहाँ पर जो सबसे फेमस है वो हिंडाल्को कंपनी है एल्यूमिनियम की, हो सकता हो आपने नाम भी सुना हो। और ये इसकी स्थिति की बात करें तो हिंडाल्को जो है आपका रेणुकूट में है। इसको आप याद भी रख सकते हैं, हिंडाल्को में डाल्को वर्ड है, तो जैसे अदरक कूटते हैं तो ये कूटनी वाला, उसमें आप अदरक के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो डालते हैं, और डालने के बाद ही तो उसे कूटते हैं। तो कूट देखिए रेणुकूट में आ भी रहा है, तो हिंडाल्को आप रेणुकूट से इस टाइप से जोड़कर याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए बी का फोर्थ ऑप्शन से कौन सा मैच हो रहा है, तो बी के फोर्थ में आपका सी वाले में मैच हो रहा है और आपका बी वाले में हो रहा है, यानी ए वाला ऑप्शन कट जाएगा, डी वाला ऑप्शन कट जाएगा, इन दोनों में से आंसर नहीं होगा। अब सी में देखिए कॉमन नहीं है, पर डी में, सी में कॉमन है आपका, देखिए एक यहाँ भी है और सी एक में एक यहाँ भी है, यानी जो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी है ये आपका हीराकुंड में इसकी स्थिति है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बचे दो, बाल्को, नाल्को। बाल्को आपका किससे मैच होगा? ये आपका कोरबा से मैच होगा, यानी कि जो ए वाला है वो सेकंड से मैच हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। जो नाल्को बचा ये कोरापुट से जो है वो मैच होगा, तो बी वाला आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें हिंडाल्को जरूर ध्यान रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? मणिकरण। एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो नाम दे रखे हैं गर्म जल स्रोत के हैं और एक तरफ उनकी स्थिति दे रखी है। तो मणिकरण, ज्वालामुखी, अनहोनी और तप्त पानी। तो मणिकरण, ज्वालामुखी, अनहोनी, तप्त और तप्त पानी जो है, इसमें एक एक करके अगर बात करें तो जो तप्त पानी है ये आपका बिल्कुल सही है, उड़ीसा में इसकी स्थिति है। और जिला की बात करें तो गंजाम जिला इसका जो है वो नाम है।
अनहोनी जो है ये मध्य प्रदेश में आपका है, जिसका नाम है छिंदवाड़ा जिला। इस गर्म जल स्रोत का नाम है ये ज्वालामुखी गर्म जल स्रोत जो है। ये आपकी स्थिति गलत दे रखी है, बी वाला आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। इसकी स्थिति भी हिमाचल प्रदेश में ही है, जम्मू कश्मीर में जो है वो नहीं है। ये जरूर ध्यान रखना है आपको, ज्वालामुखी जो है ये कांगड़ा जिला जो है लगता है, कांगड़ा जिला गर्म जल स्रोत की अगर बात करें। और जो मणिकरण है हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है, और मणिकरण जो है इसका जो जिला लगता है वो कुल्लू जिला लगता है। तो बस आपका सी बी वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य जो है वो नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रूस, ब्रिटेन, स्पेन या फिर कनाडा। तो G8 आपका एक अच्छा सा टॉपिक है जिसको हम डिटेल में समझेंगे। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। पहले मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बता देता हूं, जिससे आप जितने भी इसके सदस्य देश देख पा रहे हैं वो आसानी से याद कर लेंगे। तो ट्रिक आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है। ट्रिक है आपकी कि जीजा कई बार फ्रांस आए, ये आपकी जो है वो ट्रिक है। जीजा कई बार फ्रांस आए, किसकी ट्रिक है? G8 जो है इसके सदस्य देशों की। तो जीजा में जो आपका जी लिखा हुआ है, पहला वाला जी, इससे हो जाएगा आपका जर्मनी। जर्मनी शॉर्ट में JM लिख दिया मैंने। जा जो है ये वाला, इससे हो जाएगा आपका जापान। कई से आपका हो जाएगा, का जो दे रखा है इससे हो जाएगा कनाडा, जो कि डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। कई का जो ई दे रखा है इससे हो जाएगा आपका इटली। बार जो दे रखा है इससे का जो बा दे रखा है इससे आ जाएगा आपका ब्रिटेन। बार का जो रा दे रखा है इससे आपका हो जाएगा रूस। फ्रांस जो है फ्रांस ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज। और आए जो आपका दे रखा है इससे हो जाएगा अमेरिका। तो आपने टोटल गिन भी लीजिए कि 8 है कि नहीं यहाँ पर। तो सबसे पहला है आपका जर्मनी, फिर आपका है जापान, फिर आपका है कनाडा, फिर आपका है ब्रिटेन, फिर आपका है रूस, और फिर है फ्रांस, फिर लास्ट में अमेरिका। तो ये टोटल 8 सदस्य देश जो हैं वो इसमें हैं। और ये जो G8 सदस्य हैं, पहले ये G8 नहीं थे, पहले ये G6 थे, उसके बाद G7 बने, और अब G8 जो है वो बन गए हैं। तो आपको पता ही होना चाहिए कि G8 से पहले जो G7 सदस्य थे, तो G7 से G8 में जुड़ा कौन सा आपका देश? तो 21 जून 1997 को रूस ये आपका शामिल हुआ था, और जिसके बाद ये जो है वो G8 जो है वो बन गया था। तो रूस आपका जो है वो शामिल हुआ था। पर मैंने ये भी बताया कि G8 से पहले G7 था, पर G7 से भी पहले ये G6 था। तो G6 से G7 में जब गया तो कौन जुड़ा? तो इसमें कनाडा जुड़ा था। कब जुड़ा था? तो 1976 में जुड़ा था। तो आप समझे कि सबसे पहले 1976 में कनाडा जुड़ा, जिससे G7 हो गए सदस्य देश, और उसके बाद फिर आपका रूस जुड़ा, जिससे कि G8 हो गए। तो वर्तमान में टोटल 8 जो हैं इसके सदस्य देश हैं, इसी के नाम पर G8 जो है इसका नाम है। और धीरे धीरे संख्या आपको बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। अगला देखते हैं आपका 16 नंबर प्रश्न, बौद्धों की अधिकतम संख्या जो है कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। बताइए ऑप्शन ABCD में से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका जो सी वाला ऑप्शन है महाराष्ट्र, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होगा। पर बौद्धों की जो सबसे ज्यादा संख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम में जो है वो देखने को मिलती है। सिक्किम में ये परसेंटेज 27.39% है, जो कि सबसे ज्यादा है पहले नंबर पर। उसके बाद नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का, जिसमें 11.77% है। फिर आता है मिजोरम का नंबर, जिसमें 8.51% है। फिर आता है महाराष्ट्र का नंबर, जिसमें 5.81% है। और लास्ट में 5वें नंबर पे त्रिपुरा आता है, जो कि 3.41 बौद्धों की संख्या देखने को मिलती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र, पर वैसे पूछा जाए सबसे ज्यादा संख्या तो आपका सिक्किम जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं 17 नंबर प्रश्न, 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन जो है वो नहीं है?
ग्रामीण विकास यानी ग्रामीण आवास, ग्रामीण स्वच्छता, पेयजल या फिर ग्रामीण सड़क। बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। तो 2005-6 में ना कह के डायरेक्ट एग्जैक्ट तारीख आप याद रख सकते हैं, 16 दिसंबर 2005। 16 दिसंबर 2005 जो है, इसको उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। इन्होंने 1,74,000 करोड़ रुपए को गांव में विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाने के लिए, महत्वाकांक्षी केंद्र सरकार की योजनाएं लाने के लिए भारत निर्माण योजना जो है इसका शुभारंभ किया था। और इसके कार्यक्रम में आपका सिंचाई हो गया, सड़क हो गया, आवास हो गया, जल आपूर्ति है, विद्युतीकरण है, ग्रामीण दूरसंचार है, ऐसी बहुत सी योजनाओं को शामिल किया गया था। प्रश्न में पूछा गया कौन शामिल नहीं किया गया, तो ग्रामीण स्वच्छता जो है इसको शामिल नहीं किया गया। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है BIFR, ये किससे संबंधित है। रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से, स्टॉक एक्सचेंज की क्रियाओं के नियंत्रण से, खाद्य नियंत्रण से या फिर विदेशी व्यापार नियंत्रण से। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जनवरी 1897 में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण जो है इससे संबंधित ये संस्था है, इसका निर्माण किया गया। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो BIFR है इसकी स्थापना किसकी समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो टी तिवारी समिति, इनकी सिफारिश पर जो है वो की गई थी। इस टाइप का प्रश्न देखते भी हैं, पूछा जाता है। 19 नंबर प्रश्न है, आर्थिक नियोजन विषय है। देख रहे हैं जो प्रश्न है ये सब आपके अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या किसी भी सूची में नहीं है। तो बताइए आर्थिक नियोजन जो विषय है वो किससे संबंधित है। मैंने आपको अलग से बताया था कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य में, ये सब आपको पता होना चाहिए। आंसर की बात करते हैं तो आपका समवर्ती सूची बिल्कुल सही होगा। आर्थिक नियोजन जो विषय है वो समवर्ती सूची का है और इसी को लेकर ही भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना भी की थी। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मुद्रा और जो वित्तीय मामले हैं इनमें सरकार का वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार ये कौन है। नाबार्ड है, SBI है, RBI है या फिर इनमें से कोई नहीं। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार जो है वो कौन है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक RBI जो है बिल्कुल सही होगा। RBI द्वारा मुद्रा और जो वित्तीय मामले हैं उसमें सरकार के वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार की भूमिका का निर्वहन करता है। और रिजर्व बैंक के जो प्रमुख कार्य हैं उसमें सरकार को सलाह देना और बैंक के खातों की रखरखाव करना, नियमन करना, इस टाइप के कार्य जो है आते हैं। अगला देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, 5 और रह गए हैं। वीडियो आपने अभी तक लाइक और शेयर ना किया हो, सभी लोग करते अवश्य रहिएगा, इतनी सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि खाली प्रश्न करा के फॉर्मेलिटी ना अदा की जाए, जिस टाइप से भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है वो सभी आपके दिमाग में होने चाहिए। और एक बार में चीजें नहीं याद होंगी, वीडियो को एक से अधिक बार देखा करिए ताकि बार बार सुनने से चीजें आपको याद हो। 21 नंबर प्रश्न है, नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में क्या सही है। पहला कह रहा है कि नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इससे वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित होता है, ये गलत है। तो 3 सही है, सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सही होगा। और जनसंख्या अगर बात करें तो 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका के क्षेत्र के तहत 1 या अधिक जो वार्ड है उनको मिलाकर वार्ड समिति जो है वो होगी और इस वार्ड से निर्वाचित पार्षद जो है वो सदस्य होते हैं और वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति जो हैं वो समिति में मनोनीत किए जाते हैं और वार्ड समिति का जो अध्यक्ष होता है वो वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। जो हम संविधान के क्वेश्चन करा रहे थे, ये सब क्वेश्चन देखिए, 23वां वाला भी क्वेश्चन जो है ये हमने कराया हुआ है आपको, इसीलिए हम संविधान पर आधारित आपको प्रश्न जो है वो करा रहे थे। तो बताइए एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना जो त्यागपत्र है वो किसको संबोधित करता है। राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या फिर राज्य के राज्यपाल को।
तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो मैंने आर्टिकल बताया था 217(1), इसके तहत राष्ट्रपति को संबोधित करता है। पर राष्ट्रपति को संबोधित अपने जो हस्ताक्षर है वो सहित लेख द्वारा अपना पद जो है वो त्याग कर सकता है। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। 23 नंबर वाला प्रश्न भी मैंने आपको कराया था कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या जो है वो कितनी है? कुल सदस्य संख्या का 1/5, 1/6, 1/10 या 1/8। आंसर की बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या 1/10 आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भारत का संविधान का अनुच्छेद 100 जो है उसके उपखंड 3 के अनुसार जब तक संसद जो विधि है उसके द्वारा उपबंध ना करें, अन्यथा उपबंध ना करें, तब तक संसद जो है उसके प्रत्येक सदन का अधिवेशन संचालित करने के लिए गणपूर्ति सदन के कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो है वो होगा। 24 नंबर प्रश्न सेकंड लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था 25 प्रश्न हम देखेंगे, एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 24 प्रश्न है, इनमें से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 4 दे रखे हैं। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, या छुआछूत जो है उसकी परंपरा को समाप्त करना। तो बताना आपको क्या है, मौलिक कर्तव्य कौन सा है। अब मौलिक कर्तव्य की बात हुई है तो यहाँ से प्रश्न जो पूछा जाता है उसको हम आपको बता देते हैं कि किसकी सिफारिशों के आधार पर। तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश के आधार पर, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन सन कौन सा? 1976, इसके द्वारा एक नया भाग जो कि था भाग 4 का। कौन सा भाग था? भाग 4 का इसके अंतः या इसमें अंतः स्थापित जो है वो किया गया। और भाग 4 का जो है इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद? तो 51 का अनुच्छेद। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, जो इतनी चीजें मैंने यहाँ लिखकर बताई हैं, 51 का अनुच्छेद जो है इसमें मूल कर्तव्य जो है इसके संदर्भ में उपबंध किए गए हैं। अब जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे राष्ट्रगान का सम्मान करें, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, देश की रक्षा करें, तो इस टाइप के होते हैं। यहाँ पर जो है कौन सा सही होगा? बी वाला सही होगा कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न। पर लास्ट प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, इस प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ये शाम के 8 बजे देख रहे हैं, तो लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंध से, या फिर इनमें से किसी से नहीं संबंधित है? तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। पंचायत आप जानते हैं ना, कहते हैं कि दो लोग मिलकर पंचायत कर रहे हैं, बातचीत को कहते हैं कि पंचायत कर रहे हैं। तो दो लोग मतलब एक व्यक्ति ये हो गया, रुकिए इसको हटा देते हैं। तो एक व्यक्ति आपका ये हो गया और एक व्यक्ति ये हो गया, दोनों लोग आपस में पंचायत कर रहे हैं। तो एक और एक क्या हो गया? 11 हो गया। तो 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। इस तरीके से आप जोड़कर याद रख सकते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो 11वीं अनुसूची है इसमें कुल कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? तो कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति जो है वो प्रदान की गई है। किस संवैधानिक संशोधन से संबंधित है? तो 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 से संबंधित है, जो कि 24 अप्रैल 1993 से जो है वो प्रभावी हुआ था। जो आपका 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये 4 अनुसूची हैं, इनको एकदम रटा होना चाहिए, प्रश्न यही सही आता है। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इसके आगे के जो प्रश्न हम देखेंगे उससे आपके लिए प्रश्न है कि लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? ए ऑप्शन है स्टार्च, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है रेसे और डी ऑप्शन है वसा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। सभी लोग अपना आंसर अवश्य दिया करिए, मैंने काफी बार कहा है, गलत सही जो भी आप देंगे उससे आपको याद होगा, दोबारा वो कभी प्रश्न आएगा तो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाता है।
तो सभी लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।